फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में भी हम देख रहे थे। यूरोप में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। अभी जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो हमने यूनिफिकेशन देख रहे थे हम जर्मनी और इटली का। तो हमने इटली का भी देख लिया था और जर्मनी का भी देख लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वो होगा हमारा इंग्लैंड का यूनिफिकेशन देखेंगे आज हम। ये जो एकीकरण है हमने पढ़ लिया था, किसका पढ़ लिया था? हमने जर्मनी का पढ़ लिया था और इटली का पढ़ लिया था। उसी कंटिन्यूएशन में हम जो अब यूनिफिकेशन पढ़ेंगे या एकीकरण पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? ब्रिटेन का। तो हमने लास्ट टाइम जो इटली का एकीकरण देखा था, तो हमने इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देखी थी हमने कि जो इटली और जर्मनी है उनका यूनिफिकेशन में जो रोल रहा है वो किसका रहा है? मोनार्क का। मोनार्क ने मतलब यहाँ पर इनका क्या किया है? यूनिफिकेशन किया है। ब्रिटेन का जो टॉपिक है वो हमारा है कि ब्रिटेन की अजीबो गरीब दास्तान। अब ये अजीबो गरीब दास्तान क्यों है, मतलब ऐसा क्या इसके लिए ऐसे क्यों टर्म यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है, उसको आज हम देखें। कहा गया है कि ब्रिटेन की जो है अजीब दास्तान, मतलब तो कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में क्या ऐसा यूनिक था या नयापन था या क्या डिफरेंट चीज़ थी जो इन दोनों से इसको अलग करती है, या इसमें कुछ अजीब क्या था, मतलब किस तरह से किया गया था। तो वही है कि हम जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे या ब्रिटेन का जब एकीकरण देखेंगे तो जो ब्रिटेन है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो ये रास्ता, ऐसा नहीं कि जैसे आज नेशनलिज्म की लोगों के अंदर फीलिंग्स आई, भावना आई, मतलब और कल क्रांति करती, मतलब इस तरह की कि जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं कि मतलब कल उठ के सुबह और हमने क्रांति कर दी, इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं था ग्रेट ब्रिटेन में। जैसे जर्मनी में भी लड़ाइयाँ लड़के इस तरह से हमने क्या है जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया, वैसे ही इटली का यूनिफिकेशन कर दिया हमने कि एक दिन डिसाइड किया और फिर इस तरह से मतलब जो वॉर के बेस पे या हम कहें युद्ध के बेस पे क्या है हमने उनका यूनिफिकेशन कर दिया। यहाँ हम जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे या ब्रिटेन का जब हम एकीकरण देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ी बात कि ये एक लंबी प्रोसेस है। जैसे हम देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है क्रांति और एक होता है हम क्या कहते हैं राष्ट्रवाद, तो नेशनलिज्म जो हम कहते हैं। तो देखो क्रांति तो ये ऐसा है कि जैसे आज हमने थोड़ा सा मतलब सोचा या कुछ जो भी है या एक कुछ टाइम के मतलब जो एक भावना भड़क गई लोगों में कल सुबह जाके या मतलब कल परसों में जैसे क्रांति करती, तो वो तो हो गई क्रांति, मतलब लोगों ने जाके मतलब आंदोलन कर दिया एक तरह से। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय नेशनलिज्म या कहें या हम आंदोलन कहें तो एक लंबी प्रोसेस होती है। लंबी प्रोसेस जैसे हमने मतलब देश को, भारत का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने देश को आज़ाद कराया तो एक वो पूरी प्रोसेस चली थी, लंबी प्रोसेस चली थी कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बस भारत आज़ाद हो गया। देखो 1857 की क्रांति हुई, जैसे आज यहाँ का मतलब मेरठ में फिर दिल्ली में आपका जैसे इस तरह से मतलब वो स्प्रेड हुई थी, फैली थी, तो वो तो एक क्रांति हो गई कि मतलब उसका असर एक दो दिन में सब जगह मतलब स्टेटों में नजर आ गया। लेकिन जो नेशनलिज्म है या हम कहें कि जो आंदोलन है वो तो एक लंबी प्रोसेस चली थी ना। जैसे कि गांधी जी ने कुछ आंदोलन चलाए थे, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, सबने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, तो वो तो हो गया हमारा आंदोलन और क्रांति हमारा इस तरह से हो गया। तो जो ब्रिटेन था वो कोई एक मतलब ऐसा नहीं है क्रांति का परिणाम निकला या फिर कोई अचानक से ही कुछ उथल पुथल हुई, बदलाव हुई और जो इंग्लैंड है उसका एकीकरण हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि उसका एकीकरण है वो किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्र राज निर्माण का अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, कि जो इटली का एकीकरण हुआ था कि वो कोई अचानक से मतलब क्रांति या कोई उथल पुथल का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली क्या थी? प्रक्रिया थी कि मतलब ये जो प्रोसेस थी वो एक लंबी चलने वाली प्रोसेस थी। यहाँ आप देख रहे हो कि ये दो आपको मैप दिखाए जा रहे हैं,
इसमें आपको एक तो एकीकरण के बाद इटली का एक यूनिफिकेशन दिखा रखा है कि जब एकीकरण के बाद इटली कैसे थे। ये लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस किया था इटली वाला, उसके हैं ये पिक्चर्स। तो एक बार इनको देख लेना बच्चों ध्यान से कि किस तरह से। तो ये क्या था, एक लंबी प्रोसेस का क्या था, नतीजा था। क्या? इटली का यूनिफिकेशन, सॉरी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन या एकीकरण। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निरप जातीय या एथनिक थी। और इन सभी समूह ने अपनी क्या बनाई थी, मतलब एक उस पर द्वीप बनाया था, उस पर वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, या इनकी सबकी अपनी एक क्या थी, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो परंपराएं थी। अब आ जाओ एक बार हम क्या है इस टॉपिक को समझ लेते हैं, मतलब ये लाइन को समझ लेते हैं। हमारी ये लाइन क्या कह रही है कि जो आज के टाइम में जैसे हम ग्रेट ब्रिटेन देख रहे हैं या ब्रिटेन जो देखते हैं, वो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले मतलब 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र ही नहीं थे, ठीक है। तो ब्रितानी जो द्वीप में रहने वाले क्या था, राष्ट्र तो था नहीं, नेशन तो था नहीं, लेकिन ब्रितानी एक द्वीप था, मतलब एक मतलब आइसलैंड था, मतलब एक लैंड द्वीप समूह था। उसमें कुछ मतलब जो एथनिक कहें या निरप जातियां कहें, एथनिक होती है कि एक साझा नस्ल, मतलब एक कॉमन नस्ल जिसकी मतलब कल्चर एक जैसी हो, मतलब संस्कृति एक जैसी हो, उनकी पृष्ठभूमि मतलब समुदाय, उनका कम्युनिटी एक जैसी हो, वो लोग एक साथ इकट्ठे जिस जगह पर रहते हैं या वो मिल के जब साथ रहते हैं तो उनको नृप जातियाँ कह देते हैं, मतलब एथनिक कह देते हैं। कि मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? उनकी कल्चर से, उनका जो नस्ल है उससे जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से, मतलब वो एक दूसरे की एक जैसी सेम जब मतलब एथनिक आपका मिलेगा, कल्चर मिलेगी, तो उसको हम एथनिक जातियाँ कह सकते हैं। तो यहाँ हमने नृप जाति इनको कहा है। तो इसमें कौन कौन सी नृप जाति है, जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं ना इंग्लैंड या तो वहाँ उस टाइम कोई इंग्लैंड वगैरह नहीं था, मतलब एक इंग्लिश क्या थी हमारी, एक नृप जाति थी या एथनिक थी। दूसरा वेल्स भी था, स्कॉट था और एक आयरिश। ये कुछ जातियाँ थी, इनकी पहचान थी। और ये सभी इस द्वीप समूह में, कौन से, ब्रितानी द्वीप की बात हो रही है, यहाँ इस द्वीप समूह पे ये लोग रह रहे थे, ये नृप जातियाँ रह रही थी। ये अंडरलाइन भी कर लेना और एक बार देख लेना ये नृप जातियाँ, ठीक है बच्चों। सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, मतलब ये एथनिक जो जातियां हैं इनकी जो कल्चरल और जो पॉलिटिकली रूप से मतलब देखें तो ये एक जैसी इनकी परंपराएं थी, रिचुअल्स थी। जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। अब जैसे जैसे वो आंग्ल आपकी एथनिक थी या नृप जाति थी, उसने क्या किया, जैसे जैसे उसके पास पावर आई, मतलब पैसा आया, धन दौलत आई, उसके पास सत्ता आई या इम्पोर्टेंस जब उसको मिलने लगी, तो उसने क्या किया, और जो द्वीप है या जो और द्वीप में जो और एथनिक जो आपकी रह रही थी या नृप जाति जो रह रही थी, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, मतलब उन पर अपना कंट्रोल करना, प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। अब इनके पास पैसा कहाँ से है, पावर कहाँ से? एक्चुअल में उस टाइम क्या है, औद्योगिकरण चल रहा था, मतलब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उस वजह से इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी, मैनचेस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पर ये लोगों के पास पैसा है, और देखो पैसे के साथ ही हमारी सारी पावर आना शुरू हो जाती है। तो अब इन्होंने इनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, मतलब अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था इन बाकी की नृप जातियों पे। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने, कि मतलब एक लंबी प्रोसेस चली थी, टकराव चली थी, किसमें? अब आप देखोगे कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, मोनार्क था, तो उसमें और इंग्लैंड की संसद में क्या था, आपका जो बहस, एक लंबी प्रोसेस में टकराव चला। और उसके बाद जो आंग्ल संसद ने 1688 में क्या, राजतंत्र से ताकत छीन ली। किसने? ब्रिटेन की संसद ने ताकत छीन ली, और अब पावर किसके हाथ में आ गई? संसद के हाथ में आ गई। हालांकि आज भी वहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन वो किस टाइप का, मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट राजतंत्र कहेंगे, मतलब वहाँ पर संसद भी आपकी वर्क करती है। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, और जिसके केंद्र में इंग्लैंड था।
अब क्या हुआ कि जो ये संसद बनी थी उसके माध्यम से एक नेशन, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और उसका जो सेंटर था वो क्या था, इंग्लैंड था। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो आपके ये आंग्ल जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। अब ये एक एक्ट हुआ था 1707 का, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट का नाम था कि जो एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने जो स्कॉटलैंड है उसको मिला लिया इसमें, और मिला के एक क्या हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया आपका। ठीक है, मतलब स्कॉटलैंड को इसमें मिक्स कर लिया, मिला लिया इन्होंने। कब, कौन से एक्ट के तहत, 1707 का कौन सा, यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन। तो इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। मतलब इनका जो ये मिक्स हुए थे आपके आयरिश और ये एथनिक, जो आपकी ये सारी चीज़ें मिक्स की गई थी, आपकी जो नरम जातियाँ थी वो, तो ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा पाया। मतलब अब मतलब देखेंगे व्यवहारिक रूप से वो उस पर क्या करने लगा था, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया उन्होंने, अब उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यत्व का दबदबा हो गया। अब जाहिर सी बात है, उनमें पावर जब उसके हाथ में थी तो दबदबा भी उनका शुरू हो गया। तो जो ब्रितानी संसद थी उनमें जो डोमिनेट कौन कर रहा था, आपके ब्रितानी जो संसद है वो कर रही थी। और एक ब्रितानी पहचान के साथ इसके विकास का अर्थ यह हुआ, एक मिनट पहले हम ये गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने मतलब इटली के एकीकरण में इसके बारे में देखा था कि गैरिबाल्डी आया था। तो ये इसके कुछ बारे में डिटेल है, तो वो देख लेते हैं एक बार हम। गुसेप मैज़िनी गैरिबाल्डी 1807 में इनका बर्थ हुआ था, 82 में इनकी डेथ हो गई थी। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे ये। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने इटली का एकीकरण किया था, यूनिफिकेशन में इनका अहम रोल था। इसका संबंध ये एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था, तो तटीय व्यापार करते थे, उनमें इनकी फैमिली लगी हुई थी। और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था, और ये क्या था, नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मैथनी से हुई थी और वह यंग इटली आंदोलन में उनसे जुड़ा हुआ था। हमने देखा ना, यंग इटली जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए बोलता है, सॉरी गुसेपी मैज़िनी यंग इटली एक ग्रुप बनाता है जो इटली के एकीकरण के लिए बोलता है, तो उससे जुड़ा। और 1834 में पिडमोंट के गणतंत्रीय विरोध में उसने भाग लिया था। इस विद्रोह को मतलब एक तरह से कुचल दिया गया था हालांकि, और गैरिबाल्डी को दक्षिणी अमेरिका क्या है, भागना पड़ा वहाँ से। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आंदोलन कर रहे थे, हमने देखा था ना कि एक बीच में उनको छोड़ के भागना पड़ा था, भूमिगत होना पड़ा था, मतलब अंडरग्राउंड होना पड़ा था। तो अब क्या हुआ, जो गैरिबाल्डी हैं उनको अमेरिका भागना पड़ा था, और जहाँ वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल सेकंड का समर्थन मिल गया उसको। तो इतालवी जो राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था, मतलब उसका मुलाकात जो भी है विक्टर इमैनुअल II से हो गई थी, राजा से, मतलब उसके जो रिलेशन है उन या कहें उनका समर्थन मिल गया, क्योंकि अब तो राजा ने भी कह दिया था इटली के एकीकरण के लिए। तो 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिणी जो इटली थी उसी की तरह जो एक्सपीडिशन ऑफ द थाईलैंड, मतलब हजारों लोगों का अभियान का एक नेतृत्व किया। इस अभियान में नए जो स्वयंसेवक हैं उससे जुड़ते चले गए, उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई, और वे क्या कहलाए, रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय हो गए। इन लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, अब ये क्या कहलाए, रेड शर्ट। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्य से लड़ने, जो रोम पेपल राज्य उनको कहा गया था, जो पोप का था, जो मध्य में जिनका वो था, मतलब इटली का कंट्रोल जो था, 7 हमने पढ़ा था ना उसके बारे में। तो ये पेपल राज्य वो कहलाए जिनमें क्या था, इटली का मतलब पोप था, उनका कंट्रोल था, उनको पेपल राज कहा था। तो राज्यों से लड़ने रोम गए, तो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी, मतलब ये लोग जो पोप थे वो सबसे ज़्यादा, मतलब एकीकरण में अंतिम बाधा ये थी, इसको हटाने का काम किया था इन्होंने। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी में तैनात थी, और रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए थे। 1870 में जब वर्साइल युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब ये जाकर के पेपल राज अंततः इटली में क्या हो गया,
शामिल हो गया। हालांकि ये रेड शर्ट है वो उनका सामना नहीं कर पाए थे, मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन बाद में ये क्या है खुद ही मतलब क्या है इटली में मिल गए थे। तो ये कुछ गैरिबाल्डी के बारे में थी, ये बीच में आ गया था। अब वापस से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ ना कि कुछ आपको जो स्रोत मिलते हैं वो बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, और उनको पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा जो एनसीईआरटी पढ़ने का यही तरीका है कि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ती, और जब भी मतलब पढ़ती हूँ तो कुछ नया ही मिलता है। तो आप भी जब पढ़ोगे तो कुछ नया नया ही लगेगा आपको। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड के व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, और उसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का क्या है दबदबा हो गया, मतलब इनका कंट्रोल हो गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया, कि मतलब एक प्लानिंग के थ्रू अब जो स्कॉटलैंड की अब उनकी कल्चर जो थी या उनकी जो पॉलिटिकल जो संस्थाएं थी उनको क्या है अब दबाने का या डोमिनेट करने का इन्होंने लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जो थे, जो मतलब कैथोलिक धर्म को मानते थे, मतलब आपने देखोगे जैसे आपके जो इन धर्मों में भी कुछ पंथ होते हैं, जैसे आपने मोमडन धर्म में देखा होगा सियार सुन्नी होते हैं, वैसे ही जैन धर्म में दिगंबर जो आपके वो होते हैं श्वेतांबर जो भी है, और वैसे ही आपका ये आपने इसमें देखा है कि जो आपका ईसाई जो धर्म है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो यहाँ मतलब उनकी बात हो रही है, यहाँ पर जो कैथोलिक थे उन्होंने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। अब क्यों सामना करना पड़ा था, मतलब जो स्कॉटलैंड में मतलब जो आधा जो था वहाँ वो लोग वो रह रहे थे, वो मतलब कैथोलिक धर्म के लोग रह रहे थे। हालांकि वो शामिल नहीं होना चाह रहे, लेकिन जब भी स्कॉटलैंड को मिला लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो हिस्सा बन गए इसके। लेकिन इनको डोमिनेट किया जा रहा था, इनकी जो आज़ादी है वो छीनी जा रही थी। वो जब भी व्यक्त करते उनको ज़बरदस्त उनका दमन कर दिया जाता था। ये इंग्लैंड के थ्रू क्यों किया जा रहा था, ब्रिटानी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म को जो मानने वाले लोग थे वो ज़्यादा रह रहे थे, मतलब ईसाई के भी प्रोटेस्टेंट वाले, तो उनकी वजह से ये इनको कैथोलिक को डोमिनेट कर रहे थे। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों ने अपनी जो गैलिश भाषा थी उसको बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की, इनको मतलब ना तो वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते थे और ना ही अपनी पोशाक पहन सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना वतन छोड़ने पर क्या है मजबूर कर दिया। अब लोग जब वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते, अपना रहन सहन नहीं कर सकते उस टाइप का जो उनका है कल्चरली, तो फिर क्या करेंगे बेचारे, उस जगह कोई छोड़ेंगे कि भाई चले अब यहाँ से, तो बेचारे वतन छोड़ने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। आयरलैंड का भी ऐसा ही हश्र था। हालांकि आइस जो आप देख रहे थे ये आपका स्कॉटलैंड, तो आयरलैंड में ऐसा ही कुछ था। आयरलैंड में ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ इन दोनों धर्मों के लोग रह रहे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो धार्मिक गुटों में गहराइयों से बटा हुआ था। और अंग्रेजों ने क्या किया, आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या, जो बहुसंख्यक जो लोग कैथोलिक थे, उनका देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में उनकी क्या है हेल्प कर दी थी। मतलब जो कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, फिर भी इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे उनको इन पर कंट्रोल करने के लिए या उनका प्रभुत्व बढ़ाने में उनकी हेल्प करी थी। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया, कि इन्होंने जो अब ये लोग जो कैथोलिक धर्म के लोग थे इन्होंने क्या है ब्रितानी जो साम्राज्य है उसके खिलाफ क्या है अब विरोध किया, लेकिन उसको निर्ममता से कुचल दिया गया था, मतलब उसे ख़त्म कर दिया गया था। जो वोल्फ टोन थे उन्होंने भी अपनी जो यूनाइटेड आयरिशियन मैन की एक अगुवाई में इसका एक असफल विद्रोह किया था। असफल इसलिए क्योंकि असफल हो गया था, विद्रोह किया था हालांकि इन्होंने, लेकिन असफल हो गया। विद्रोह के बाद 1801 में क्या हुआ, फिर मतलब ज़बरदस्ती जिस तरीके से लड़ा के आयरलैंड को बलपूर्वक किस में मिला लिया गया था, बलपूर्वक आपको किस में मिला लिया गया था, ब्रिटानिया हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी, अब देखो इसको डोमिनेट कौन करेगा, हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, अब देखो यहाँ लोगों को जबरदस्ती तो तुमने मिला लिया, मतलब उनको स्टेट्स को और एक बना दिया ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन लोगों की फीलिंग्स का क्या, भावनाओं का क्या, वो कैसे जुड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के कुछ नए प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। ब्रिटानी झंडा बनाया गया, यूनियन जैक
जैक करके एक फ्लैग बनाया था, राष्ट्रगान बनाया गया था। राष्ट्रगान में ये लिखा गया था गॉड सेव अवर नोबल किंग, मतलब इस तरह से, ताकि लोग मतलब जो फीलिंग से, भावनाओं से जुड़ पाए इससे, और खूब इनको बढ़ावा दिया गया था। और जो पुराने आपके नेशन थे या राष्ट्र थे, उनका जो इस संघ में मतलब मताहत सहयोगी के रूप में इनको रख पाए थे ये लोग। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर दिख रही है, ये वो है जो हमने इटली की बात करी थी ना, जिसमें गैरिबॉल्डी ने मतलब जो पिटमोंट सर्ट, ये नॉर्थ वाला एरिया इमैनुअल विक्टर को दिया गया था, जो इटली का यूनिफिकेशन किया गया था, मतलब एकीकरण किया गया था तब। तो वो एक तरह से सूज पहना रहा है, तो ये सूज को वो ये इटली दिखा रहा है कि मैंने इटली तुम्हें मतलब एकीकरण करके, यूनिफाई करके और तुम्हें दे दी है, मतलब गिफ्ट कर दी है। किसको? वो जो इमैनुअल विक्टर था उसको, राजा था उसको। तो वो पिक्चर है ये वो शो कर रही है। अब हमने देखो जो आपका अब ये चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। हालांकि बहुत एक लंबा रहा है ये प्रोसेस, इसमें ये बहुत लेंथी चैप्टर हो गया था। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम देखेंगे कि जो नेशन है, हमने एक नेशन तो बना लिया, ऐसे कंबाइन करके इस तरह से एक नेशन तो बन गया। अब लेकिन इस नेशन को, राष्ट्र की कुछ दृश्य कल्पनाएं हैं वो बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे नेशन को, एक ताकि लोगों की फीलिंग्स उनसे जुड़ी रहे, भावनाएं उनसे जुड़ी रहे। तो कैसे इनको प्रतीक चिन्ह देंगे, कैसे किस किस को क्या प्रतीक चिन्ह दिए गए थे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।